हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। तो आज का जो हमने नया टॉपिक लिया है वो एसी लिया है, अल्टरनेटिंग करंट लिया है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने चूज़ किया है ये पूछा गया है नीट 2013 में। तो क्या पूछा गया है इसमें पहले पढ़ते हैं। A coil of self-inductance L is connected in series with a bulb B and an AC source C and an AC source. Brightness of the bulb decreases when कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इसमें और हमें बताना है कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कब डिक्रीज होगी। तो क्या कहा गया है, ब्राइटनेस कब डिक्रीज हो जाएगी बल्ब की। तो हम पहले सर्किट बनाते हैं। एक बल्ब दिया गया है, बल्ब बी, और उसके साथ एक इंडक्टेंस इन सीरीज रखी गई है और उसको कनेक्ट किया गया है एक एसी सोर्स के साथ। तो इसकी जो इंडक्टेंस है इसकी एल है इंडक्टेंस, और हमें बताना है इस वाले बल्ब में कब ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं हम सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और उसके बाद अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले में क्या बताया गया है, कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। इसकी जो रिएक्टेंस होगी वो एक्स एल होगी। तो अगर हम फेज़र बनाएं, अगर हमारी रेजिस्टेंस का फेज़, बल्ब की रेजिस्टेंस का फेज़ कुछ ऐसा होगा और हमारी इंडक्टेंस का फेज़ 90 डिग्री उसके अहेड होगा, बिकॉज इंडक्टेंस इज 90 डिग्री अहेड। और जो क्या कहा गया है पहले ऑप्शन में, कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। तो अगर हम यहाँ पे सीरीज में एक और कैपेसिटर को ऐड कर दें जिसकी रिएक्टेंस एक्स सी होगी, एक्स सी, अगर एक्स सी एक्स एल के बराबर है, आपको पता है पहले कि कैपेसिटेंस जो होता है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है रेजिस्टेंस में और लैग करता है, और इंडक्टेंस अहेड होता है, दैट लीड्स द फेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्स एल और एक्स सी आपस में आउट ऑफ फेज होते हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब जब एक्स सी और एक्स एल आपस में बराबर होंगे तो ये दो रिएक्टेंस से आपस में कैंसिल हो जाएंगी और जो नेट रेजिस्टेंस हमारी रह जाएगी और नेट रह जाएगी सिर्फ आर के बराबर। तो जो पावर कंज्यूम हो जाएगा इस बल्ब में, पावर कंज्यूम हो जाएगा वो डिपेंड होगा उस वक्त खाली हमारे रेजिस्टेंस के। इसका मतलब है कि इस केस में खाली रेजिस्टेंस पे डिपेंड होगा। एक्स एल और एक्स सी अगर इसमें होता तो वो ऐड हो जाता, इस वक्त वो ऐड नहीं हो रहा है, मतलब ये जो फिगर आर आ रही है वो छोटी आ रही है, दैट इज लेस। और हमारा पावर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो जितना हमारा ये कम आर होगा उतना हमारा पावर इंक्रीज होगा, जितना आर हमारा कम होगा उतना पी इंक्रीज होगा, और जितना पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो वो उतना ज़्यादा ब्राइटन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटेंस लगाने से सीरीज़ में एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल करने से हमारा जो बल्ब है वो ज़्यादा रोशनी देगा। इसका मतलब है जो पहला ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया है कि बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। इस कॉइल में एक आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे। तो उस आयरन रॉड को इंसर्ट करने से क्या होगा, अगर हम आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे
तो वो आयरन रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। और अगर वो मैग्नेटाइज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। और अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है विच इन टर्न मीन्स कि L विल इंक्रीज। और अगर हमारा L इंक्रीज हो जाएगा विच अगेन मीन्स दैट XL विल इंक्रीज, बिकॉज XL बराबर होता है ओमेगा L के। और अगर हमारा L इंक्रीज होगा तो इन टर्न XL विल इंक्रीज। अब अगर हमारा XL इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दिस बल्ब, अगर उसको V1 बोलेंगे और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर को V2 बोलेंगे, तो इसका मतलब है V2 विल इंक्रीज, V2 विल इंक्रीज। तो जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो V के बराबर है और हमारी V2 इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है V1 विल डिक्रीज। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस वाले बल्ब के अक्रॉस वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 100 होगा इनिशियली और दिस इज 50 एंड दिस इज 50, नाउ अगर ये इंक्रीज होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होगा, ये 50 से चेंज होके 70 बन जाएगा। तो इसको 50 से चेंज होके 30 बनना पड़ेगा इस पोटेंशियल को, जो कि बल्ब का पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल अक्रॉस बल्ब, बल्ब का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, कि जब हम ये रॉड इसमें इंसर्ट करेंगे वो मैग्नेटाइज हो जाएगी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, विच इन टर्न हमारा जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से हमारी रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो गई विच मीन्स हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर विल अगेन इंक्रीज, विच विल मेक द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस बल्ब टू डिक्रीज। तो हमारा बल्ब का पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगा और जो पावर कंज्यूम होता है इस बल्ब से वो बराबर होता है V²/R। और अगर हमारा V डिक्रीज होगा इट मीन्स P विल डिक्रीज। इसका मतलब है कि जब भी हम इस इंडक्टर में एक रॉड को इंसर्ट करेंगे ये हमारे बल्ब के पावर कंजप्शन को कम करेगा। अगर ये हमारे बल्ब के पावर कंजप्शन को कम करेगा विच मीन्स दैट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी, कि इससे हमारा बल्ब कम ग्लो करेगा। अब तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज डिक्रीज्ड। तो आपको पता है पावर की जब भी बात होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है क्योंकि एक रेजिस्टर है, बल्ब हमारा एक रेजिस्टर के जैसा बिहेव करेगा। अब ये लास्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ टर्नर्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करेंगे, अगर n को रिड्यूस करेंगे उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा L भी रिड्यूस हो जाएगा, तो उसकी वजह से XL भी रिड्यूस ही हो जाएगा और V2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा, विच विल मेक आवर पोटेंशियल ड्रॉप V1 दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस द बल्ब टू इंक्रीज। और अगर हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा अक्रॉस बल्ब उसका मतलब है हमारा पावर भी इंक्रीज हो जाएगा। उसका मतलब है कि अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो ये बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन हमें पूछा गया है कि बल्ब कम ग्लो करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा
गलत है। अगर ये दिया होता नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड, then that option 2 would have been right. So the correct option of this question is option B. So the next question which has been asked is from 1994. I thought this is a basic question, so हम पहले इसको पढ़ते हैं. The current I in an AC circuit with inductance coil varies with time according to the graph given below. Which one of the following graph gives the variation of the voltage with respect to time? हमको एक AC सर्किट दिया गया है और एक इंडक्टेंस कॉइल दी गई है और कहा गया है कि AC सर्किट है और एक इंडक्टेंस कॉइल दी गई है, इसमें से कुछ करंट I फ्लो कर रही है और इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज V है. हमें क्या बताया गया है, I का ग्राफ दिया गया है, बताया गया है कि हमारी जो करंट है वो कुछ इस हिसाब से फॉलो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमें वोल्टेज का बताया गया है. पहले हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना है कि हमारी जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जिसको हम VL बोलेंगे, VL लीड्स करंट IL बाय 90 डिग्री. इन एन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री. तो हम फेजर की मदद से ऐसे IL को ऐसे दिखाते हैं और वोल्टेज को ऐसे दिखाते हैं. दैट इज इन दो के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है. तो हम इसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें वोल्टेज का ग्राफ बनाना हो तो हम इन पॉइंट्स को पहले इस पे प्लेस करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि हमें करंट दी गई है फ्रॉम 0 टू इंक्रीज हो रही है और VL लीड्स IL बाय 90 और उसका मतलब है IL लैग्स VL बाय 90 डिग्री. तो इसका मतलब है IL लैग कर रहा है VL को, मतलब है जो IL जिस तरीके से हमारा VL आ रहा होगा IL उसके बाद वैसा आ रहा होगा. तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त VL 90 डिग्री से लीड कर रहा है. तो VL आप देख सकते हैं इट इज़ डिक्रीजिंग और यहाँ पे इंक्रीज है. और ये अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री शिफ्ट माने 90 डिग्री शिफ्ट कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा IL है ये इंक्रीज हो रहा है और VL डिक्रीज हो रहा है. उसके बाद IL हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है VL हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं. इसमें से आपको कौन सा लग रहा है कि बराबर ऐसी सिचुएशन बता रहा है? तो ये तो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो दिस इज रॉन्ग. साइनोसाइडल तो नहीं होगा बिकॉज इट इज़ ट्रायंगुलर. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज पहले हो रहा है फिर डिक्रीज, ये भी गलत है. तो जो बेस्ट इसका आंसर है वो हम बोल सकते हैं ऑप्शन A, बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम और ये उसके बाद इंक्रीज कर रहा होगा जो कि इसने ग्राफ में नहीं बताया है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A. I hope you have liked this video and got the concept behind this video. Please like and share my YouTube channel. Thank you.